गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी का द इंजीनियर्स के ऑनलाइन पोर्टल पे फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो इस पे चलेगा कि हम लोग बात करेंगे जो बल्क यूनिट वेट होता है, जो हम डेंसिटी निकालते हैं फील्ड पे, कैसे उसको डिटरमाइन करते हैं। अगर हम पिछले लेक्चर की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था? पहले वाटर कंटेंट के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें वेरियस मेथड्स थे। हमने देखा था कि जो ओवन ड्राई मेथड हो सकता था, सैंड बाथ मेथड हो सकता था, उसके अलावा पिग्नोमीटर मेथड था, रेडिएशन था, कैल्शियम कार्बाइड मेथड था, इनके बारे में पढ़ा था। टॉर्सनल बैलेंस मेथड था और इसके अलावा अगर आप देखोगे अल्कोहल मेथड था। तो हमने वहां पे जो मेथड डिस्कस किए थे वो 7 मेथड डिस्कस किए थे, उस पर एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया था। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो हम यूनिट वेट पे काम करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि यूनिट वेट हम कैसे निकालते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं यूनिट वेट ऑफ, दैट इज यूनिट वेट। यूनिट वेट या ऐसे बोल सकते हो मेथड्स ऑफ, कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं? मेथड्स ऑफ यूनिट वेट, यूनिट वेट, यूनिट वेट ब्रैकेट में बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन। हमको यह डिस्कस करना है यहां पे वेरियस मेथड्स क्या हो सकते हैं, तो जनरली हम इसको यहां पे देखेंगे। तो वेरियस मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स आ सकते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला मेथड क्या है फ्रेंड्स? सबसे पहले अगर हम बात करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज कोर कटर मेथड। क्या बोलते हैं इसको? कोर कटर मेथड। दैट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट मेथड कोर कटर मेथड। सेकेंड वन दैट इज सैंड रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। उसके बाद थर्ड वन आता है दैट इज वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। फोर्थ वन इज वाटर बैलून मेथड, वाटर बैलून मेथड। ये मेजर 4 मेथड होते हैं जनरली जो पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला बात अगर हम करें तो इनके बारे में हमें डिस्कशन करना है डिटेल में। ये नाम के हिसाब से बस याद रखना है कि वाटर बैलून मेथड क्या होता है। इसके बारे में डिटेल ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे लेवल पे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। बस इसमें कई बार क्वेश्चन तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट वेट। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे हम यूनिट वेट को निकाल सकते हैं? उसमें 4 देगा। कोर कटर दे सकता है, उसके बाद रेडिएशन मेथड दे सकता है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड दे सकता है। तो वो वाटर कंटेंट के मेथड्स को ऑप्शन में पुट अप कर सकता है। तो ध्यान रहे, कोर कटर जो मेथड होता है उससे हम लोग फील्ड पे यूनिट वेट को क्या करते हैं? निकालते हैं। और कौन सा यूनिट वेट? बल्क यूनिट वेट को हम लोग निकालते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस जो करते हैं वो पहला मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो है हमारा वो ये है, दैट इज कोर कटर, कोर कटर मेथड, कोर कटर मेथड। ठीक है। अब फ्रेंड्स इसके बारे में जो पॉइंट्स हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कोर और कटर, इसका मतलब क्या होता है? देखो, कोर जो होता है, कोर कटर, सबसे पहले इस इक्विपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर ये देखेंगे किस सॉइल के लिए इसका यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट की अगर हम बात करें, कोर कटर, कोर कटर is a cylindrical
ये कैसा होता है? सिलिंड्रिकल होता है ऑफ मेटल विथ शार्प कटिंग एजेस। इसका जो कटिंग पार्ट होता है जिससे हम सॉइल को कट करते हैं वो कैसा होता है? शार्प होता है। शार्प का मतलब कट करना होता है, जिसमें तेज धार होती है उससे बोलते हैं शार्प। सिलिंड्रिकल होता है, मेटल का होता है, ये खास बात ध्यान रखना आपको। उसके अलावा विथ डॉली, इसमें क्या होता है? डॉली होता है। डॉली का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। दूसरी इसकी जो इंपॉर्टेंट बात यह है, दिस method is suitable for soft cohesive soil like fine grain soil that is clay, सिल्ट हो सकता है। तो ऐसी सॉइल के लिए यूज करते हैं दिस मेथड इज सुटेबल फॉर सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल लाइक फाइन ग्रेन सॉइल एंड क्ले एंड सिल्ट हो सकता है। तो ये क्ले एंड क्या हो सकता है? सिल्ट हो सकता है। ठीक है। अगली अगर हम बात करें कि ये मेथड किस सॉइल के लिए सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि देखिए एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है, ये बोलेगा कि दिस मेथड इज सुटेबल फॉर सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल समथिंग करके देगा, और ये 4 ऑप्शन दे देगा। कोर कटर दे देगा, सैंड रिप्लेस दे देगा, वाटर डिस्प्लेसमेंट दे देगा, उसके बाद वाटर बैलून मेथड दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कोर कटर मेथड जो होता है वो सॉफ्ट सॉइल के लिए होता है। अब क्यों होता है इसके बारे में अभी हम बताएंगे, सॉफ्ट क्यों प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कशन करें, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर किसके लिए सुटेबल नहीं होता है? फॉर लूज सॉइल का मतलब हो सकता है सैंड। लूज सॉइल दैट इज सैंडी सॉइल। उसके अलावा क्या हो सकता है? सैंडी सॉइल के अलावा जैसे स्टोनी सॉइल जिसमें स्टोन रहता है, स्टोनी सॉइल। ग्रेवली, जो ग्रेवल रहता है, ग्रेवल की जो सॉइल रहती है। तो आप देखोगे जिसमें स्टोन रहेगा जिस सॉइल में, उसके लिए सुटेबल नहीं रहती है। और जो लूज रहती है, क्योंकि देखिए सैंपल अभी हम बताएंगे लूज के लिए क्यों नहीं सुटेबल होता है। उसके अलावा सैंडी सॉइल के लिए क्यों नहीं कर सकते, स्टोन के लिए क्यों नहीं कर सकते, और ग्रेवल के लिए क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, इसको ऐसे बात कर सकते हैं ग्रेवली या हार्ड सॉइल, इसको और लिख सकते हैं हार्ड सॉइल। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब ये बात कर लेते हैं कि इसके इक्विपमेंट्स में हम कैसे मेथड्स को अप्लाई करते हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो अगर हम बात करें यहां पे कि कोर कटर जो मेथड है उसको हम कैसे फॉलो करते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। कोर कटर का जो डायग्राम होता है हम लोग वहां से चीजें स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो कोर कटर, ये मैंने बना दिया कोर कटर का डायग्राम बनाने जा रहा हूं। कोर कटर कुछ इस तरीके से होता है, ये कुछ थिन वॉल होती है इस तरीके से। अगर आप देखोगे ये थिन वॉल रहती है, इधर भी आप बना सकते हो थिन वॉल, दोनों साइड में रहती है, दैट इज थिन वॉल। अगर हम बात करें इस तरीके से कुछ इसकी थिकनेस होती है। यहां पे अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आप शार्प एजेस रहते हैं। कैसी रहती हैं? शार्प एजेस। शार्प एजेस अगर हम बात करें तो इसमें रहती हैं, दैट इज शार्प एजेस रहते हैं। शार्प इसलिए रखते हैं ताकि उसको कटिंग करना आसान हो। अगर आपने शार्प नहीं करोगे तो चीजें कटेंगी ही नहीं। इस वजह से क्या करना पड़ता है, हमको शार्प यहां पे चीजें करनी पड़ती हैं।
तो आप देखोगे ये जो कॉर्नर्स आप देखोगे ये शार्प हमको रखना पड़ता है। तो ये जो रहता है यहाँ पे जो ये पोर्शन आप देखो जो कटिंग टूल होता है इस तरीके से, तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ये रहता है शार्प। कैसा रहता है? ये कटिंग जो पार्ट रहता है इसको बोलते हैं शार्प एजेस, शार्प एज। ठीक है, ये पार्ट जो होता है इसके ऊपर एक डॉली रखते हैं। क्या रखते हैं? डॉली रखते हैं। अब हम बात करें ये जो ये मेटल का बना हुआ पार्ट होता है इसकी बात करें तो ये थोड़ा सा थिक रहता है, इसकी कुछ मोटाई होती है। ठीक है, इसके बीच में अगर हम बात करें तो ये डायमीटर होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल डायमीटर। क्या बोलते हैं? इंटरनल डायमीटर। उसके बाद में यहां पे हम लोग जो लगाते हैं वो डॉली लगाते हैं इस तरीके से। डॉली क्यों लगाते हैं इसका भी हम बात बताएंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। तो डॉली को हम लोग इस तरीके से यहां पे अप्लाई कर देते हैं। यह है डॉली। इसका अप्लाई क्यों करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। यह हो गई डॉली आपकी, इसको ऊपर बोलते हैं डॉली। ठीक है, अब भाई यहां पे देखो हाइट की अगर बात करें तो इसको डिनोट करते हैं एच से, दैट इज एच। ठीक है, हाइट कहां से लेना है? इसके टॉप से लेना है या इसके बॉटम तक। क्लियर? अब बात करते हैं यहां पे कि कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं। अब देखो यहां पे जो डॉली का डायमेंशन रहता है, डॉली इसका जो डायमेंशन रहता है, अगर हम बात करें डायमीटर की तो इसका डायमीटर अगर जितना रहता है उतना डायमीटर उसका भी रहता है। तो डायमीटर रहता है दैट इज 100 mm के आसपास स्टैंडर्ड वैल्यू है। जो डॉली आप देख रहे हो ये डॉली सपोज ये है, मान लेते हैं एच डैश है, तो इसकी जो हाइट रहती है एच डैश वो 25 mm रहती है। उसके बाद अगर हम इंटरनल डायमीटर की बात करें, डी इजकल टू इंटरनल डाया, ये जो आपका रहता है ये 100 mm के आसपास रहता है। और जो ये हाइट रहती है सिलेंडर की, कोर कटर की, वो एच इजकल टू जो आपकी रहती है वो 130 mm रहती है। कितनी रहती है? 130 mm रहती है। क्लियर? अब बात ये कर लेते हैं इसको कैसे अप्लाई करते हैं, वो चीजों को हम बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये खास बात यह है कि ये जो मेथड था, एक खास बात यहां पे ध्यान रखिएगा, दिस मेथड इज अ फील्ड मेथड, दिस मेथड इज अ फील्ड मेथड। इस पॉइंट को भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये मेथड वहां पे लगाते हो, फील्ड में अप्लाई करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ता है फील्ड मेथड। और वहां पे करते हैं जहां पे ग्राउंड इजली दिखाई पड़ता है, साफ दिखाई पड़ता है, वहां पे कोर कटर मेथड को अप्लाई करते हैं। मतलब ग्राउंड आपका क्लीन होना चाहिए, वहीं पे आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं ग्राउंड नहीं दिख रहा है तो आप उस पर अप्लाई कर दोगे, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये कैसा मेथड है? फील्ड मेथड है। अब हम बात करते हैं इसको कैसे अप्लाई करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कशन जो है हमारा वो ये होगा कि इसमें हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं और कैसे चीजों को निकालते हैं, तो उसका डिस्कशन हम लोग यहां पे करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे क्या करना है, आपका पास जो ग्राउंड है, सपोज दिस इज द ग्राउंड, मान लेते हैं कि जो आपका ग्राउंड है, सपोज दिस इज द क्या है? ग्राउंड है। ये है आपका ग्राउंड। इस ग्राउंड पे आपने क्या किया, इस चीज को आपने यहां पे लेके आए, इस तरीके से आपने रखा, इस तरीके से आपने यहां पे लगा दिया। समझने के लिए बस ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप मान सकते हो, इस तरीके से आप इसको लगाते हो। फिर आप क्या करते हो, इस पे एक रैमर से पी लोड लगाते हो। रैमर का डायग्राम मैं बना रहा हूं और इसको अप्लाई करते करते आप ग्राउंड में इसको पेनिट्रेट करते हो। इस तरीके से आप अगर देखोगे, ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको पुटअप कर दिया। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड क्या हुआ, इस तरीके से आपने इसको क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। ठीक, जब आप इसको अप्लाई करोगे कैसे, इसके लिए रैमर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? रैमर। रैमर का डायग्राम अगर हम देखें, रैमर वो कुछ इस तरीके से रहता है। यह है रैमर। इसका डायमेंशन वगैरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ वेट मैं बता सकता हूं। जो ये रैमर होता है, इसका जो वेट होता है वो जनरली आपका रखा जाता है, दैट इज 9 kg। वेट ऑफ रैमर इजकल टू 9 kg। कितना रखते हैं? 9 kg। अब फ्रेंड्स यहां पे अगर हम बात करें,
इसको पेनिट्रेट आपने कर दिया। पेनिट्रेट करने के बाद देखोगे सॉइल सैंपल यहां पे फिलअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉइल सैंपल फिलअप हो जाएगा। जब आप इस राइमर को इसके ऊपर लोड लगाओगे और इसको पेनिट्रेट करोगे तो ये क्या होगा, इस पार्ट तक नीचे पेनिट्रेट हो जाएगा और जो डॉली था वो ऊपर थोड़ा सा आपको रखना पड़ता है ताकि आपको जो आपने कंटेनर लिया, कोर कटर लिया, अगर आप डॉली नहीं लगाओगे तो इसको निकालना आसान नहीं होता है। डॉली क्यों लगाते हैं उसका रीजन समझो। डॉली इसलिए लगाते हैं ताकि आप चीजें जब आपको निकालना हो सैंपल विथ कोर कटर तो डॉली से इसको उठाना आसान होता है। अगर आप डॉली नहीं लगाओगे तो इसको निकाल ही नहीं पाओगे। इसलिए डॉली का यूज इसलिए करते हैं ताकि सैंपल को विथ कंटेनर या कोर कटर के साथ आप उसको आसानी से निकाल सको। इसलिए डॉली का यूज आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि हमने इसको सैंडी सॉइल के लिए यूज क्यों नहीं किया था। अगर सपोज ये सैंडी सॉइल होती तो अगर आप इस सैंपल को निकालते तो सैंडी सॉइल फिर से क्या होती, यहीं पे फिर से रह जाती। इसलिए सैंडी सॉइल के लिए यूज नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि अगर आप इसको ऊपर निकालोगे जब, ठीक है, फिर से रिमूव करोगे, मतलब इस तरीके से आप ऊपर की तरफ ले जाओगे तो आप देखोगे कि अगर वो सैंडी या लूज सॉइल होगी तो वो कहां रह जाएगी, उसी गड्ढे में रह जाएगी जिससे आप उसको उसमें पेनिट्रेट करा रहे थे। इसका मतलब ये लूज सॉइल के लिए नहीं सुटेबल होता है। दूसरी बात, ये ग्रेवल और स्टोन सॉइल के लिए सुटेबल क्यों नहीं रहता है उसके बारे में देखते हैं। देखो भाई, आपके पास जो एजेज है वो शार्प एजेज हैं। अब आप पत्थर वाली जमीन पे चले गए और कोर कटर को रख दिया और ऊपर से ठोके जा रहे हैं, मतलब उस पर पेनिट्रेट करते जा रहे हैं। लेकिन भैया नीचे की सॉइल ग्रेवल है, स्टोन है, कोर कटर का जो ये शार्प एज देख रहे हो टूट जाएगा, काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए इस मेथड को जो है आप ग्रेवल और स्टोन सॉइल के लिए यूज नहीं करते हो। तो आई होप आपको रीजन समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि हम यहां पे अगर बात करें कि अब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं चीजें के बारे में, तो हम ये देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें W1 वेट ऑफ एम्प्टी कोर कटर। यहां पे मान लेते हैं कि जो कोर कटर है ये एम्प्टी है और इस एम्प्टी कोर कटर का जो वेट है वो दैट इज W1। क्लियर है। दूसरी बात करें W2 दैट इज वेट ऑफ कोर कटर प्लस सॉइल सैंपल। क्लियर। अब मुझे निकालना है बल्क यूनिट वेट। क्या निकालना है? बल्क यूनिट वेट। तो बल्क यूनिट वेट क्या होगा? देखो, मुझे चाहिए सबसे पहले बल्क यूनिट वेट का मतलब होता है वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोर कटर या वॉल्यूम ऑफ सॉइल बोल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल यहां पे आपका हो जाता है। अगर हम बात करें यहां पे कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम की बात थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, यहां पे वेट तो मुझे पता चल जाएगा आसानी से। कैसे? वेट ऑफ कोर कटर प्लस वेट ऑफ सॉइल की अगर बात करें तो यहां पे सॉइल सैंपल वेट आएगा, दैट इज वेट। अगर मैं इस W2 में से W1 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे पता चल जाएगा वेट ऑफ सॉइल। कैसे? अगर आप देखोगे ये सॉइल के साथ फिलअप है, अगर मैं कंटेनर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे सॉइल सैंपल का क्या पता चल जाएगा? वेट पता चल जाएगा। तो यहां पे अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं W2 माइनस W1 डिवाइड बाई दैट इज सॉइल। अब सॉइल कितने वॉल्यूम है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वॉल्यूम सॉइल कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉइल होगा किसके बराबर? वॉल्यूम ऑफ कोर कटर के बराबर होगा। अब ये बताइए कि यहां पे जो कोर कटर है उसका डायामीटर आपको पता है और उसकी हाइट पता है आपको। अगर हम यहां पे बात करें तो ये सिलिंड्रिकल बॉडी है और सिलेंडर का अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया आएगा पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। और वॉल्यूम की अगर बात करें कोर कटर की तो ये आ जाएगा एरिया इंटू हाइट। तो फार्मूला बन गया पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। जब सारे पैरामीटर अगर आप देखो, डायमीटर को 100 mm पुट करोगे, हाइट को अगर आप 130 mm पुट करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो डेटा निकल के आता है, डेटा की अगर हम बात करें तो पाई बाई 4 डी की अगर बात करें 100 का स्क्वायर इंटू 130 करते हैं तो लगभग आता है ये 1000 सीसी। सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब फ्रेंड्स आपके पास देखिए
जो कोर कटर का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम किसका होगा, सॉइल का होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, आपकी सॉइल भरी हुई है। तो आप क्या करोगे, W2 माइनस W1 कर दोगे, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल या वॉल्यूम ऑफ कोर कटर। यहां पे लिख सकते हो, सॉइल भी लिख सकते हो, कोर भी लिख सकते हो। कोर कटर क्या लिख सकते हो, कोर कटर। तो यहां से हमें क्या होगा, यूनिट वेट ऑफ बल्क, यूनिट वेट ऑफ पता चल जाएगा। अब फ्रेंड्स अगर मान लिया आपको एग्जाम में पूछ लिया ड्राई डेंसिटी निकालना है, तो सबसे पहले जो भी सैंपल आपने लिया उसका हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम देखते हैं फर्दर, ये देखते हैं कि अगर आपको सपोज ये पता चल गया, इसका जो आप देखते हो यूनिट वेट, सपोज मुझे गामा बी पता चल गया, ये मिल गया। अब मुझे चाहिए ड्राई डेंसिटी। तो ड्राई डेंसिटी क्या होता है, ड्राई डेंसिटी इक्वल टू गामा बल्क अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट होता है। ये हम तो पढ़ चुके हैं पहले ही, बेसिक फार्मूला सॉइल का। अब देखो यहां पे आप वाटर कंटेंट कैसे निकालोगे, वही सारे मेथड्स जो आप पहले अप्लाई कर चुके हो। ओवन ड्राई भी लगा सकते हो, जैसा आपके पास अवेलेबल हो। वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस कर रखा है पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। तो इसको डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम चांस रहता है कि क्वेश्चंस में आपको वाटर कंटेंट दे देता है, अगर नहीं देगा तो उससे रिलेटेड डेटा देगा कि भैया ये कंटेनर का वेट है, ये कंटेनर प्लस वाटर सॉइल का वेट साथ में दिया हुआ है। तो आप वैसे ही निकाल सकते हो जैसे ओवन ड्राई में हम लोग निकालते हैं। तो ये डिस्कशन है कोर कटर का। अगला डिस्कशन होगा आपका दैट इज सैंड रिप्लेसमेंट मेथड्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं है, सर आप दोबारा बता दीजिए। तो जो भी आपके समय देख रहा था कि स्टील में कई लोगों का डाउट है, तो मैं डाउट क्लास के बारे में बता दूं कि जो भी आपके डाउट हैं, तो पहले मैं टॉपिक कंप्लीट कर लेता हूं। जैसे कनेक्शन अभी पढ़ा रहा हूं, तो स्टील में कनेक्शन में मैं क्या करूंगा, पढ़ाने के बाद में जब क्वेश्चन कराऊंगा, तो अगर आपको पुराने क्वेश्चंस का डाउट रहता है तो मैं वहां पे उसको सॉल्व जरूर करूंगा। जैसे किसी का कमेंट में आया कि सर इसको क्यों ले रहे हैं, सर ये 945 होगा, 1025 होगा, उसको भी क्लियर करूंगा। सर राउंड कर दें, सर्कुलर कर दें, तो उसका भी डिस्कशन होगा। ऐसा नहीं मैं बताऊंगा नहीं, सारा डिस्कशन होगा, एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं हर क्वेश्चन बताऊंगा। आइए अब हम चलते हैं दूसरे मेथड्स पे, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। नेक्स्ट है दैट इज सैंड रिप्लेसमेंट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसका जो मेथड्स है उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, काफी कॉम्प्लेक्स है, उसका कोई मतलब नहीं है। बताने को तो हम बता देंगे, लेकिन वो बाद में चीजें फिर से भूल जाती हैं, तो इसलिए उसका एग्जाम में इंपॉर्टेंस नहीं है। तो कोशिश ये करना है कि उसके बारे में थ्योरेटिकल पॉइंट जो भी हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल ही पूछ लेता है। न्यूमेरिकल आज तक कभी पूछा नहीं गया, ना एसएससी में, ना ईएस में, ना गेट में, कहीं पे भी नहीं पूछा गया, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगला जो डिस्कशन है वो हमारा ये रहेगा, हम लोग करते हैं डिस्कशन दैट इज अगला जो है सैंड रिप्लेसमेंट। क्या है, सैंड रिप्लेसमेंट। दूसरा सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। अब देखो भैया इसका मतलब क्या होता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, वाटर कंटेंट में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था सैंड बाथ मेथड, दोनों में अंतर है। यहां पे क्या लिखा गया है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, और वहां पे जब वाटर कंटेंट में पढ़ते थे तो वहां पे नाम था सैंड बाथ मेथड। तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो वहां पे बाथ टर्म आता है और यहां पे रिप्लेसमेंट आता है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि हम डेंसिटी निकालते समय यूज करते हैं, और जो बाथ होता है वो हम वाटर कंटेंट निकालते हैं। तो कंफ्यूजन ना रहे इस हिसाब से हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। अब ये किस सॉइल के लिए यूज करते हैं, खास बात यह है कि इट इज अ फील्ड मेथड। फील्ड मेथड कैसा मेथड रहता है, फील्ड मेथड रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें, दिस मेथड इज सुइटेबल फॉर किसके लिए। अब इस मेथड की जरूरत तब पड़ी जब कोर कटर ने हमारा काम नहीं कर पाया, मतलब कोर कटर जिस सॉइल के लिए सुइटेबल नहीं था उस सॉइल के लिए ये वाला मेथड क्या रहता है, सुइटेबल रहता है। तो दिस मेथड इज सुइटेबल फॉर लूज सॉइल, ब्रैकेट में लिख सकते हो सैंडी सॉइल, स्टोनी सॉइल,
स्टोन से रिलेटेड रहती है, स्टोनी सॉइल, ग्रेवली सॉइल, इसके लिए अप्लाई करते हैं। मतलब कोर कटर से जो चीजें हम नहीं बता सकते थे वो किससे बताएंगे, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से बताएंगे। तो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर लूज सॉइल, सैंडी सॉइल, स्टोनी सॉइल और ग्रेवली सॉइल। वहां पे उससे नहीं निकाल सकते थे क्योंकि कोर कटर टूट सकता था, उससे आसानी से नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो एग्जाम के हिसाब से हमारा जो रहता है वो ये रहता है कि जैसे आपका पूछा जाता है, ज्यादातर जो मेथड रहते हैं वो यही पूछ लेता है कि कौन सा मेथड किसके लिए सुटेबल होता है। एक बात और बता दें, सैंड रिप्लेसमेंट जो मेथड होता है इसका जो डेरिवेशन है वो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो सेमेस्टर हो और चाहे आपका कंपटीशन हो। अभी तक किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, तो उसको डिस्कस करने से कोई फायदा यहां पे नहीं है। काफी कॉम्प्लेक्स है, हम बता तो देंगे लेकिन चीजें बाद में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, भूल जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो यहां पे हम जो डिस्कशन करेंगे वो हम नेक्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट ये डिस्कशन हमारा है दैट इज वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो नेक्स्ट डिस्कशन आएगा दैट इज वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो दैट इज वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो अगला डिस्कशन जो होगा दैट इज वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा गया। तीसरा जो अगर हम बात करें वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये किस सॉइल के लिए सुटेबल होता है, कैसे इसको हम लोग करते हैं। देखिए ये जो मेथड है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड है, तो इसको हम कहां पे कर सकते हैं। देखो भाई इसको लैब में भी अप्लाई कर सकते हो, खास बात है। दिस मेथड इज अप्लाई इन फील्ड एज वेल एज लैब, दोनों में कर सकते हो, एज वेल एज लैब। क्यों कर सकते हो अभी आपको रीजन पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये बात करते हैं ये किस सॉइल के लिए सुटेबल रहता है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर फाइन ग्रेन सॉइल like clay which is sticky in nature, चिपचिपी रहती है इसलिए इसको बोलते हैं। जैसे फाइन ग्रेन सॉइल लाइक क्ले विच इज स्टिकी इन नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, स्टिकी इन नेचर। ऐसी सॉइल जो सॉइल स्टिकी नेचर रहेगा उसके लिए अगर हम देखें तो हम अप्लाई कौन सा करते हैं, दैट इज वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए सुटेबल होता है और क्ले वगैरह के लिए सुटेबल रहता है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसका कौन सा, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कशन ये है कि इसके बारे में हम देख लेते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं, इसका डेरिवेशन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कशन ये है कि यहां पे अगर हम डेरिवेशन की बात करें, कैसे डेराइव करते हैं, उसके बारे में हम लोग यहां पे देखते हैं। डेरिवेशन की अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, पहले हमने लिया सॉइल सैंपल। सपोज कि अगर हम बात करें, ये सपोज आपका सैंपल है, जैसे सपोज अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से आपने क्या किया, ये आपने लिया सॉइल सैंपल, ठीक है, ये है सॉइल सैंपल विच इज स्टिकी नेचर, इन नेचर। किसमें रहती है, स्टिकी इन नेचर रहती है। फिर क्या करते हैं, इस पे पैराफिन वैक्स अप्लाई करते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो दैट इज, इसका जो वेट लेंगे दैट इज W1 इक्वल टू वेट, ये सॉइल सैंपल का वेट है। क्लियर। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इस सॉइल में फिर से हम लोग, सॉइल सैंपल तो वही रहेगा।
अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे पैराफिन वैक्स, मोम जिसको बोलते हो, उसको हम लोग क्या करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे। तो ये तो सॉइल सैंपल है। इसके सरफेस पे क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले अप्लाई करते हैं पैराफिन वैक्स, कुछ इस तरीके से रहता है, इस पे एक लेयर बना देते हैं इस तरीके से। अगर आप देखोगे ये है, इसकी एक लेयर बना दिया। ठीक, ये लेयर बनाने के बाद में हमने क्या किया, इस पे सबसे पहले ये अप्लाई किया पैराफिन वैक्स। क्या अप्लाई किया, पैराफिन वैक्स। देखो स्टिकी नेचर था, इसलिए सॉइल सैंपल पे अगर आप देखोगे बहुत आसानी से ये चिपक जाता है। जो पैराफिन वैक्स जिसको बोलते हो मोम, उसको हम लोग क्या करते हैं, इसके सरफेस पे अप्लाई कर देते हैं, कुछ थिकनेस रहती है, उसको हमने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो ये जो वेट होगा W2, ये क्या होगा, वेट ऑफ सॉइल प्लस वेट ऑफ पैराफिन वैक्स, मोम बोलते हैं इसको। ठीक है। अब फ्रेंड्स हमने क्या किया, इस सैंपल को सबसे पहले एक वाटर का कंटेनर था, सपोज दिस इज द वाटर कंटेनर, वाटर डिस्प्लेसमेंट नाम में लिखा है। किसमें लिखा है, नाम में लिखा है। वाटर को क्या करना है, डिस्प्लेस करना है। इस सैंपल को मैंने लिया और यहां पे पुटअप कर दिया। ठीक है। अब जब मैं इसमें वाटर फिलअप था भाई, यहां तक आप जब फिल किए हुए थे इस तरीके से, अगर आप देखोगे, ठीक है, और इसके साइड में जो पानी गिरेगा उसको रोकने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसको अप्लाई कर दिया कि पानी जब हम इसको भरेंगे, ठीक है, जब हम इसमें कंटेनर में सैंपल को रखेंगे तो पानी कुछ ना कुछ तो बाहर आएगा। जाहिर सी बात है, अगर कंटेनर की हाइट आपने लिमिटेड कर रखी है, सपोज आपने हाइट इतनी रख रखी है, क्लियर। जब आप इस सैंपल को यहां पुटअप करोगे, सपोज ये सैंपल को मैंने क्या कर दिया, पुटअप कर दिया। अगर आप देखोगे ये हमने क्या कर दिया, पुटअप कर दिया। सैंपल को जब पुट किया तो आप देखोगे ये सैंपल है, ये सैंपल है, दैट इज सैंपल, और इसके साथ पैराफिन वैक्स भी रहता है। क्या रहता है, पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स अगर रहेगा, जो डायग्राम मैंने पहले बनाया था सेम डायग्राम अब भी रहेगा, उसकी हाइट लेंथ सब कुछ सेम ही रहेगा। ये हो गया आपका सैंपल। जब आप इसमें पुटअप करोगे तो पानी, जाहिर सी बात है, कंटेनर की हाइट आपकी इतनी थी, जब आप इसको इसमें डिस्प्लेस करोगे या रखोगे तो वाटर क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, वाटर बाहर की तरफ गिरेगा। इधर से सैंपल के निकलेगा इधर साइड में और इधर से निकलेगा यहां पे, तो कुछ ना कुछ वाटर आप देखोगे तो कलेक्शन होगा। जो आप देख सकते हो ये वाटर नीचे आएगा इस तरीके से, यहां पे कुछ ना कुछ वाटर क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा। उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। सपोज कुछ ग्राम आपका वाटर आ गया, जो कि वाटर आप देखोगे अलग से हम कंटेनर बनाएंगे जिसमें हम कलेक्ट कर लेंगे। ये है वाटर, वाटर डिस्प्लेस्ड, वाटर डिस्प्लेस्ड, क्लियर। वाटर डिस्प्लेस्ड की अगर बात करें, ये वो वाटर है जो यहां पे कंटेनर में आ चुका है, बाहर गिर गया है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम अगर हम माने, वाटर डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम की अगर बात करें, दैट इज मैं मान लेता हूं VW, क्लियर है। तो अगर मैं वाटर के वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, डिस्प्लेस्ड वाटर, दैट इज VW इक्वल टू किसके बराबर होगा। देखो भाई, जब आपने इसमें वाटर जितना डिस्प्लेस हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ होगा, जितना वॉल्यूम इस सॉइल का है, ये सैंपल जो आप देख रहे थे सॉइल का जो वॉल्यूम रहेगा, प्लस जो पैराफिन वैक्स आप अप्लाई किए हो, उन दोनों के समेशन के बराबर। तो यहां पे आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं इसका, कैसे हम सॉल्यूशन इसका निकालते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि कैसे हम डेंसिटी को अप्लाई कर सकते हैं। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, उससे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। गामा बल की अगर बात करें तो क्या होता है, वेट ऑफ सॉइल अपान वॉल्यूम आप क्या लिखोगे, सॉइल लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉइल लिखोगे, ठीक है। वेट ऑफ सॉइल की अगर बात करें तो यहां पे जो सैंपल था आपने देखा था सॉइल के साथ में था, और यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे जो आप वैल्यू देख रहे थे ये किसके साथ था, पैराफिन वैक्स प्लस वेट ऑफ सॉइल था।
तो अगर मैं यहां पे वेट ऑफ सॉइल की बात करूं तो यहां पे ये निकल के आएगा W2 माइनस W1। अब यहां पे बात आती है, मुझे लिखना है वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब वॉल्यूम ऑफ सॉइल कैसे निकालोगे वहां पे देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉइल अगर हम बात करें तो यहां पे आएगा VW माइनस दैट इज V पैराफिन वैक्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हमको पैराफिन वैक्स का वॉल्यूम कैसे पता चलेगा। देखो भाई, अगर आपको यहां पे अगर हम देखें, सपोज पैराफिन जो वैक्स है उसकी अगर हम बात करें तो हम यहां पे निकाल सकते हैं, सपोज स्पेसिफिक ग्रेविटी G इक्वल टू क्या होता है, दैट इज अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ पैराफिन वैक्स अपॉन डेंसिटी ऑफ क्या होगा, वाटर। यहां पे मैं पैराफिन वैक्स लिख देता हूं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जिस मटेरियल की बात करेगा उसका जो यूनिट वेट आएगा ऊपर आएगा, और अपान में जो होगा वो स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा। अगर हम बात करें यहां पे तो इसको हम लिख सकते हैं वेट ऑफ पैराफिन वैक्स, या अगर हम बात करें यहां पे पैराफिन वैक्स आएगा, सॉरी यहां पे सॉइल का नहीं लिखा जाएगा, इसको काटना है, इसको बाद में डेराइव करते हैं, एक बाद में, पहले इसको निकाल लेते हैं। इसको आप कट कर सकते हो, पहले इसको डेराइव करते हैं तब पता चलता है। तो पैराफिन वैक्स जो आएगा, पैराफिन वैक्स अपान गामा W। पैराफिन वैक्स का वेट कैसे निकालोगे? पैराफिन वैक्स का वेट अगर आप देखोगे तो कैसे निकलेगा, वो ऐसे पता चलेगा, यहां पे वॉल्यूम भी आएगा पैराफिन वैक्स। अगर हम इसकी बात करें तो आपने देखा था ये आपके पास सॉइल सैंपल था, उसके बाद आपने क्या किया था, इसके ऊपर कोटिंग कर दिया था, इस तरीके से आपने क्या कर दिया था, कोटिंग कर दिया था। तो आप देखोगे ये जो वेट था, अगर ये W2 था और ये W1 था, अगर मैं W2 में से W1 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो यहां पे आप देखोगे कि आपको पैराफिन वैक्स का क्या हो जाएगा, वेट पता चल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं W2 माइनस W1 डिवाइड बाई गामा W इनटू पैराफिन वैल्यूम। ये बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं G पैराफिन वैक्स। यहां पे आ जाएगा पैराफिन वैक्स का वैल्यूम W2 माइनस W1 डिवाइड बाई, इसको यहां पे डिवाइड कर सकते हो, पैराफिन वैक्स इनटू गामा W। क्लियर? अब मुझे क्या पता चल गया, ये वैल्यू पता चल गई। अब मुझे निकालना है गामा बल्क में, फिर से आते हैं। वेट ऑफ सॉइल आपको पता है क्या आएगा भाई, सबसे पहले इसको क्या माने थे, वेट ऑफ क्या था, सॉइल था, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज W1 डिवाइड बाई। अब मुझे क्या लिखना है, सबसे पहले आप एक चीज ध्यान दीजिए, आपको वॉल्यूम आप क्या लिखना है, सॉइल। W1 तो आप ऐसे लिख लीजिए, सॉइल के वॉल्यूम को आपको क्या लिख सकते हो, VW माइनस V पैराफिन वैक्स। फिर लिख सकते हो दैट इज W1 डिवाइड बाई दैट इज W2 माइनस W1। ठीक है, देखिए आप हम क्या लिख रहे हैं यहां पे, पहले आप लिखोगे दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस पैराफिन वैक्स का आपने निकाल लिया क्या, वॉल्यूम। आप इसको यहां पे पुट करोगे दैट इज W2 माइनस W1 डिवाइड बाई G पैराफिन वैक्स या गामा W। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है एग्जाम में, आपके बारे में अगर हम बात करें यहां पे, तो कई बार क्या होता है एग्जाम में पैराफिन वैक्स का सीधे डेंसिटी दे देता है, तो कई बार ये पैरामीटर नहीं देता है, तो आप और आसानी से लगा सकते हो। यहाँ पे वाटर का यूनिट वेट रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या करिए यहां से निकालोगे, क्या करोगे कि यहाँ पे जो टर्म आएगा आप सीधे पैराफिन जो इसका वैल्यूम है वो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये डिस्कशन था इसका। अब हम लोग करते हैं एक न्यूमेरिकल बेहतरीन जो 20 नंबर में पूछा गया है। मतलब ये किसके लिए सुटेबल होता है, कोहेसिव सॉइल के लिए। जैसे आपकी अगर बात करें जो स्टिकी नेचर रहती है, जैसे क्ले की बात मैं किया था, क्ले इज द कोहेसिव सॉइल। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले खास बात इसकी जो इंपॉर्टेंट है वो यही थी कि जो डिस्प्लेस्ड वाटर होगा VW वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स के बराबर होगा। उसके बाद खास बात यह है कि मुझे निकालना था सॉइल का यूनिट वेट, वो क्या होता है, वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल होता है। फिर यहां पे देखा कि वेट ऑफ सॉइल क्या था, वो W1 के बराबर था जो कि सॉइल सैंपल था। उसके बाद मुझे जो चाहिए था वॉल्यूम ऑफ सॉइल चाहिए था, वो मैं यहां से निकाल सकता था VW माइनस पैराफिन वैक्स, वो मैंने यहां पे पुटअप कर दिया।
अब देखो यहाँ पे मुझे चाहिए पैराफिन वैक्स का वैल्यू, वो हम कैसे निकालेंगे, W2 माइनस W1 करोगे तो ये कोटिंग के साथ में वेट है और ये केवल सॉइल सैंपल का वेट है। जब W2 में से W1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो पैराफिन वैक्स का वेट पता चल जाएगा। उसके बाद उसकी डेंसिटी थी, हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग करते हैं एक न्यूमेरिकल जो कि 20 नंबर में आया हुआ है, जो कि एसएससी जेईई में पूछा गया, ताकि आपको चीजें और समझ में आ जाए। बाकी ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के लिए हम अलग से डिस्कशन करेंगे, मतलब कि चैप्टर ये तो कंप्लीट करने के बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम न्यूमेरिकल एक अच्छा सा करेंगे ताकि आपको चीजें वहां पे क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल, जो कि 20 नंबर में एसएससी जेईई में पूछा है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो और भी थोड़ा सा सही हो जाए। और ऐसा नहीं, जब आप क्वेश्चंस करोगे, कहीं से भी क्वेश्चन करोगे तो आपके क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं कि ये जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप कोई भी ईएस का भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप वहां से क्या है कर सकते हो। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन है वो ये है, एसएससी जेईई में पूछा हुआ है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो एसएससी जेईई में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2009 में पूछा गया है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये कोर कटर पे ही बेस्ड ऑन है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 20 नंबर में आया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी आने के चांस इसके हो सकते हैं। तो डिस्कशन ये है कि जो क्वेश्चन पूछा है वो ये कह रहा है, एक बार मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, उसके बाद आपको समझा दूंगा, तब ज्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन ये है, एन एम्बैंकमेंट was compacted, इसको क्या किया गया है, कंपैक्ट किया गया है, कंपैक्टेड at a moisture content of 15%। मॉइस्चर कंटेंट कितना है, 15% है। its density was determined with the help of core cutter method and the following data were collected, collected। पहला है एम्प्टी वेट ऑफ कोर कटर, पहला दिया है एम्प्टी वेट ऑफ कोर कटर, जो बताया है वो है 1200 ग्राम। उसके बाद उसने ये बताया है वेट ऑफ कोर कटर when it's full of soil, वो बता रखा है 3200 ग्राम, उसने क्वेश्चन में बता दिया। उसके बाद में बोला वॉल्यूम ऑफ कोर कटर, वो इसने बताया है दैट इज 1000 cc। उसके बाद में ये कहा है कैलकुलेट द बल्क डेंसिटी, कैलकुलेट द बल्क डेंसिटी, किसके बारे में बात किया है, बल्क डेंसिटी मुझे निकालना है, एंड सैचुरेशन एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन, किसके बारे में बात किया है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ द एम्बैंकमेंट, किसके बारे में बात किया है, एम्बैंकमेंट के बारे में बात किया। फिर पूछा है कि इफ द एम्बैंकमेंट बिकम फुल्ली सैचुरेटेड, if the embankment becomes fully saturated due to rains,
बारिश के कारण क्या हुआ कि यहां पे फुल्ली सैचुरेट हो गया है, मतलब बारिश होने के बाद सॉइल क्या हो गई, फुल्ली सैचुरेट। देन डिटरमाइन its moisture content and gamma saturation and saturated density। ठीक है, गामा सेट की बात किया है। एंड टेक G इजकल टू 2.70। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात किया है जो कि आपका कितना है 2 पॉइंट समथिंग करके दे रखा है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्या हमने जो पढ़ा क्या उससे इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पहले पढ़ लेते हैं। एक एम्बैंकमेंट है, एम्बैंकमेंट का मतलब होता है, हो सकता है कैनाल के आसपास की एम्बैंकमेंट हो, या कोई हाईवे निकालना होता है, या कोई एक्सप्रेसवे हो सकता है, या आपने कोई रेलवे लाइन निकाला है, तो एक एम्बैंकमेंट बनाना होता है जिसको इस तरीके से अगर आप बात करो, एम्बैंकमेंट बनाते हैं इस तरीके से, ये होता है एम्बैंकमेंट। ठीक है, इसको कुछ हाइट ग्राउंड से ज्यादा रखते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एम्बैंकमेंट, जिसको गांव की भाषा में अगर कहें तो खां ही बोलते हैं। ठीक है, एम्बैंकमेंट वाज कंपैक्टेड। कंपैक्ट का मतलब अभी हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, जब आएगा तो कॉम्पैक्शन पढ़ेंगे। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है कि सॉइल को डेंसिफाई करना बाय मैकेनिकल ऑपरेशन, मैकेनिकल एनर्जी लगा करके सॉइल को कंपैक्ट करना ताकि उसकी स्ट्रेंथ, बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाए, परमेबिलिटी घट जाए। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं। एट अ मॉइस्चर कंटेंट, वाटर कंटेंट उसने क्या रखा है, दे रखा है। उसके बाद इट्स डेंसिटी वाज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ कोर कटर। अंडरलाइन यहां पे क्या है, कोर कटर। इसके बाद है द फॉलोइंग डेटा वर कलेक्टेड, मतलब यहां पे क्या हुआ कि टेस्ट परफॉर्म करने के बाद में उसको बहुत सारे डेटा क्या हो गए, मिल गए। डेटा जब मिल गया तो उसने ये बताया कि इम्पटी वेट ऑफ कोर कटर, दैट इज, इसको मैं मान लेता हूं W1, और जो कोर कटर विथ सॉइल सैंपल है, फुल ऑफ सॉइल सैंपल, दैट वेट इज W2। क्लियर। अब यहां पे जो कोर कटर का वॉल्यूम है उसने बता दिया 1000 सीसी। अगर ये नहीं बताता तो इसके डायमेंशन बताता, मतलब वॉल्यूम के अगर मुझे ये 1000 सीसी ना दे तब भी मुझे डायमीटर वो बताता, डायमीटर बताता, उसके अलावा हाइट बताता, तो हम वहां से V = π/4 × d² × s से निकाल सकते हैं। मेंस में कैलकुलेटर अलाउ होता है और कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसानी से इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सोल्यूशन में क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें निकालना है गामा बल्क। गामा बल्क इक्वल टू क्या होगा, दैट इज वेट ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ क्या लिखोगे, सॉइल लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अगर वेट ऑफ सॉइल की बात करें तो अगर मैं W2 में से W1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, देखो यहां पे W2 में से W1 सब्ट्रैक्ट करूंगा और कोर कटर का इसके बराबर वॉल्यूम कर सकता हूं, क्योंकि जितना कोर कटर का वॉल्यूम होगा उतना ही सॉइल का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। W2 - W1 अगर हम बात करें तो ये 3200 है। 3200 में से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, कितना, यहां पे 1200 है, 3200 - 1200 डिवाइड बाई 1000 समथिंग आप कर दोगे तो ये आएगा आपका 2 ग्राम पर सीसी। ग्राम में, क्योंकि यूनिट वेट किस में था, ग्राम में था, वॉल्यूम किस में था, सेंटीमीटर क्यूब, या इसको सीसी बोलते हैं। तो मैंने यहां पे जो निकाला वो बल्क की डेंसिटी कितनी आ गई, 2 ग्राम पर सीसी। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो मुझे निकालना क्या है, बल्क यूनिट वेट के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, बल्क। तो यहां पे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले एक तो मुझे पता चल गया डेंसिटी वाज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस। अब जो भी वैल्यू मुझे निकालना, देखो क्या क्या निकालना उसको समझ लेते हैं। कैलकुलेट द बल्क डेंसिटी, तो बल्क डेंसिटी हमारा कितना आ गया, 2 ग्राम पर सीसी। फिर कहा है कि एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ द एम्बैंकमेंट, जो 2 ग्राम पर सीसी करके डेंसिटी आई है उस समय डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए हम लोग अब अगला पार्ट इसका डिस्कस करते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का, कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो हम अब निकालेंगे यहां पे। ठीक है, तो अब हम यहां पे जब सॉल्व करेंगे तो ये करेंगे, देखिए मेरे पास जो वैल्यू मिल गई वो हम ये कर सकते हैं। यहां पे देखो वेट के टर्म में पूछा था, तो गामा बल्क इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं G + SE अपान 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, E इंटू गामा W। गामा बल्क की वैल्यू कितनी है, 2 ग्राम पर सीसी।
तो मैंने लिख दिया 2 ग्राम पर सीसी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्वेश्चन में मेंशन है 2.70। एस मुझे निकालना है, एस क्या है निकालना है मुझे, वही तो पूछ रखा है इसने। वाटर कंटेंट के बारे में उसने बता दिया है ना मुझे, तो उसको भी मैं पुट कर सकता हूं। एस इंटू ई लिख सकता हूं, उसके बाद में 1 प्लस ई लिख दिया। गामा डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी 1 इसलिए क्योंकि हम यहां पे जो बात कर रहे हैं वो ग्राम पर सीसी में बात कर रहे हैं। अगर यही मुझे निकालना होता न्यूटन या किलो न्यूटन में, तो यहां पे मैं 9.81 का मल्टीप्लाई करता। तो इस चीज का ध्यान है, जब ग्राम पर सीसी में बात करते हैं तो वहां पे जो वैल्यू आती है वो आपकी जो गामा डब्ल्यू लिखते हो वो कितना आता है 1 ग्राम पर सीसी। अब फ्रेंड्स एक बात ये कर ले कि यहां पे मुझे वाटर कंटेंट क्वेश्चन में बता रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, जी डब्ल्यू इजकल टू ऐसी फार्मूला लगा सकते हैं। जी मुझे पता है, वाटर कंटेंट मुझे पता है 0.15, तो मैं यहां पे एस ई इंटू कर सकता हूं। यही क्वेश्चन में बोला है ना उसने, इसकी बारे में बात कर रहा है। तो यहां से एक काम कर सकते हो, एक काम ये कर सकते हैं कि एसई की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, जी इंटू गामा डब्ल्यू। तो आप देखोगे यहां पे हम पुट कर सकते हैं, सबसे पहले मुझे ये चाहिए 2.70 प्लस एसई की जगह पे हम लोग लिखेंगे जी इंटू डब्ल्यू। तो जी इंटू डब्ल्यू लिखोगे 2.7 इंटू 0.1, क्योंकि हमें वाइड रेशियो पता चल जाएगा तो हम चीजें आसानी से निकाल सकते हैं। जब आप सॉल्व करोगे तो वाइड रेशियो की जो वैल्यू अप्रोक्सीमेट निकल के आती है, अगर आप सॉल्व करोगे तो वो आती है 0.5525। तो आपको ध्यान रखना, देखिए यहां पे एस भी अननोन है और वाइड रेशियो भी अननोन है, तो आपको एक रिलेशन पता था जी डब्ल्यू इक्वल टू एस ई। मैंने क्या किया, एस ई को रिप्लेस कर दिया किससे, जी डब्ल्यू से। वहां से मैंने क्या किया, एक वाइड रेशियो निकल गया। अब आपको वाइड रेशियो पता चल गया है तो आप आसानी से डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो यहां पे हम अगर बात करें तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो कैसे निकाल सकते हैं कि मुझे इस इक्वेशन से अगर हम बात करें तो मुझे पता है 2.70 इंटू 0.15 एस मुझे निकालना है, ई की वैल्यू मेरे पास 0.5525 है। तो मैं यहां पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकाल सकता हूं जो कि आती है लगभग 73.3%। 73.3%। फ्रेंड्स आप लोग कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, अगर कोई डाउट रहता है तो आप बता सकते हो, अगर कोई गलती भी है तो आप सॉल्व करके उसको सही भी कर सकते हो। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आज कैल्सी नहीं है इसलिए मैं ऐसे ही बता रहा हूँ चीजों को, लेकिन आप उसको कैल्सी से चेक कर सकते हो क्या सर ने कुछ बताया गलत सही, तो उस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। अब क्वेश्चन का लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं कि क्या पूछ रहा है। अब बोला है कि अगर एम्बैंकमेंट को हम फुल्ली सैचुरेट कर दें, क्या कर दें, फुल्ली सैचुरेट कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये पूछा है कि एम्बैंकमेंट को अगर हम फुल्ली सैचुरेट कर दें, क्या कर दें, फुल्ली सैचुरेट, जो इसका दूसरा पार्ट है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। उसने बोला है कि एम्बैंकमेंट को अगर हम फुल्ली सैचुरेट कर दें, तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि वाटर कंटेंट की वैल्यू क्या होगी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का, व्हेन सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल्ली सैचुरेटेड, फुल्ली सैचुरेटेड। फुल्ली सैचुरेट करोगे तो एस की वैल्यू कितनी लिखोगे, 1। फुल्ली सैचुरेशन में डिग्री ऑफ सैचुरेशन दैट इज एस इजकल टू 1। अब एक रिलेशन हमारे पास फिर से जी डब्ल्यू इजकल टू एस ई अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास जी की वैल्यू कितनी है 2.70, मॉइस्चर कंटेंट अब चेंज हो जाएगा, एस की वैल्यू 1, वाइड रेशियो चेंज नहीं होता। मैंने बहुत पहले बताया था कि वाइड रेशियो विल बी नॉट चेंजेस। कितनी वैल्यू दी है 0.5525। क्यों नहीं चेंज होता, मैंने ये बताया था कि वाइड रेशियो जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन सॉलिड का वॉल्यूम होता है, और सॉलिड का वॉल्यूम स्टेबल क्वांटिटी होती है जो कि चेंज नहीं होती है। इस हिसाब से देखें कि आप देखोगे पानी बढ़ा देने से उसका वाइड रेशियो चेंज नहीं होगा, तो वाइड रेशियो की वैल्यू यही रखोगे तो वाटर कंटेंट की जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है 20.46%। अब लास्ट पार्ट उसने पूछा है कि आप बताइए डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बाद आप इसको निकालना, दूसरा पार्ट जो है वो निकालना गामा सैट। गामा सैट भैया लिखोगे जी प्लस ई अपान 1 प्लस क्या लिखोगे, ई इंटू गामा डब्ल्यू। जी की वैल्यू पता है 2.70 प्लस वाइड रेशियो आपके पास बहुत पहले से पता है 0.5525 अपान 1 प्लस ई की वैल्यू है 0.5525 और गामा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी लिखोगे 1। तो यहां से सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 2.095 ग्राम पर सीसी। ये आपका आंसर निकल के आता है। तो पहले क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है, सबसे पहले खास बात एक ये थी कि ये क्वेश्चन जो था वो एसएससी जेईई 2009 20 मार्क्स में पूछा हुआ है।
कितने मार्क्स में? 20 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। गेट में भी 2 नंबर में आ सकता है, एसएससी जेई में भी पूछा रखा है, आईईएस में भी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहली बात तो यही पता होना चाहिए कि कोर कटर क्या है, डेंसिटी निकालने का मेथड है, किस सॉइल के लिए सुटेबल होता है। आपने पढ़ा कोहेसिव सॉइल के लिए, जो थोड़ा सा सॉफ्ट होती है उसके लिए सुटेबल होता है। उसके बाद में हमने देखा न्यूमेरिकल कैसे निकालते हैं, उसने वेट दे रखा था कोर कटर का प्लस सॉइल के साथ में, और जो वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर था वो दे रखा था। वहां से हमने क्या किया, डेंसिटी निकाल लिया। डेंसिटी निकालने के बाद हमने क्या किया, जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछ रहा था GW इक्वल टू SE लगा दिया, वहां से S की वैल्यू निकाल दिया। दूसरे पार्ट में उसने बात किया था कि इफ सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड, तो मैंने फुल्ली सैचुरेशन के लिए S इक्वल टू 1 रख दिया, तो वहां से वाटर कंटेंट निकाल लिया। जब वाटर कंटेंट पता चल गया, फिर उसने क्वेश्चन में पूछा था कि गामा सैचुरेशन कितना होगा, तो सैचुरेशन भी मैंने निकाल दिया G प्लस समथिंग करके। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, इस आज का जो डिस्कशन था हमारा वो ये था कि हम लोगों ने जो पढ़ा डेंसिटी के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसमें एक मेथड मैंने डिस्कस नहीं किया, लास्ट में पॉइंट था जो चौथा डिस्कशन था, वाटर बैलून मेथड। तो वो सिर्फ नाम में याद रखना है आपको, है ज्यादा उसके बारे में नहीं पढ़ना है। मेथड चौथा जो मेथड था वो ज्यादा पूछा नहीं जाता है, बुकों में उसका कोई डिस्कशन नहीं है। आप कहीं पे भी पढ़ेंगे, चाहे वो बीटेक की हो चाहे आप डिप्लोमा की बात करें, सिर्फ नाम पता होना चाहिए कि वाटर बैलून के बारे में क्या मतलब होता है। इसका मतलब इससे डेंसिटी निकलती है, नॉट वाटर कंटेंट। तो 4 मेथड में से अगर आप देखोगे तो इन सब के बारे में थोड़ा सा नाम के बारे में पता हो, इसके डिटेल में कहीं पे बुकों में मेंशन ही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि वाटर बैलून जो मेथड होता है वो हम क्या निकालते हैं, डेंसिटी निकालते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चंस को किया। अगला जो लेक्चर रहेगा वो हम जाएंगे सॉइल के क्लासिफिकेशन पे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।